नमस्कार, मैं रवीश कुमार। होली और दिवाली के अगले दिन अखबारों का दफ्तर खुलता है तब खबरों की कमी हो जाती है। कई बार विदेश समाचारों से पन्ना भरना पड़ता है और कुछ रूटीन टाइप की बैठकों को महत्वपूर्ण बनाकर हेडलाइन बनानी पड़ती है कि इन्होंने इनसे मुलाकात की है और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। मतों की गिनती के दिन टीवी का मानव संसाधन बहुत थक जाता है, रिपोर्टर थक कर चूर हो जाते हैं। अखबारों में सारी समीक्षाएं हो भी चुकी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, तो कुछ कहने के लिए खास बचता भी नहीं और राजनीति शपथ ग्रहण समारोह की तरफ शिफ्ट हो चुकी होती है। अभी अभी चुनाव हुआ तो सवाल करने के लिए सामने सरकार भी नहीं होती है, बनने की प्रक्रिया में होती है। तो रास्ता एक ही है कि क्या या तो पन्ना भरा जाए या कुछ ऐसे सवालों को लेकर हाजिर हुआ जाए जिस पर नए तरीके से सोचने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि एकदम से मीडिया स्पेस में कंटेंट का खालीपन है, लेकिन कंटेंट उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब नहीं है। उनके होते कंटेंट का संकट हो ही नहीं सकता। वे अपने आप को खबर के रूप में उपस्थित करा देते हैं। प्रचंड जीत के अगले दिन अहमदाबाद में रोड शो करने लगे और विक्ट्री साइन बनाने लगे। उनके लिए सीरियल की तरह राजनीति का सेट हर जगह बना होता है। प्रधानमंत्री यूपी नाम की फिल्म के सेट से निकलकर गुजरात नाम की फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। राजनीति में नेता को फिल्म के अभिनेता की तरह भी जीना पड़ता है, यह ध्यान रखते हुए कि कोई फिल्म फ्लॉप ना हो, वरना आगे फिल्म नहीं मिलेगी, और फ्लॉप हो जाए तो भी काम करते रहना है ताकि प्रीमियर में बुलाने का मौका मिलता रहे। यहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। जीप को फूलों से सजाया गया है और खुली हुई जीप जनता के साथ साथ चल रही है। रास्तों को गुब्बारों से भर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अपने आप में देश के भीतर एक देश है। 10 मार्च को जिन लोगों को पता चला कि बीजेपी साल भर और दिन रात चलने वाली चुनावी मशीन है, उनके लिए 11 मार्च को ही बता रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई मशीन है तो ये उसका चलता फिरता वीडियो है जो देख रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। दिव्य भास्कर अखबार की खबर है कि बीजेपी 59 विधायकों के टिकट काट देगी और जिनके कटेंगे उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं। दिव्य भास्कर में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान भी छपा है कि पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, ना बोलेगी तो नहीं लड़ूंगा। पार्टी बोलेगी कि दूसरों को जिताना है तो उनको जिताने के लिए काम करूंगा। अखबार ने इसे सूत्रों के हवाले से लिखा है, यह ध्यान में रखें, लेकिन रूपाणी का बयान भी है। समझा जा सकता है कि चुनाव का पहिया अब गुजरात में घूमने लगा है। विपक्षी दल ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने गुजरात की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हमारी समस्या दूसरी है। हमारी समस्या यह है कि प्रचंड जनादेश के बाद अगले दिन या उसके आने वाले दिनों में पत्रकार क्या करे? क्या वो सरकार का गुणगान शुरू कर दे या फिर अपने सवालों के साथ सरकार के सामने फिर से उसी तरह उपस्थित होना शुरू कर दे? जब भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती है, मुझे लेकर कई तरह के मीम बनाए जाते हैं, लतीफे बनाए जाते हैं, चल रहे हैं, आपको मिले भी होंगे। ताने दिए जाने लगते हैं कि बेकारी, महंगाई, गरीबी, नौकरी और तमाम तरह की नाइंसाफियों के सवाल उठाना अब बंद कर दो, जनता हमारे साथ है। दूसरी तरफ जिन्हें लगा कि बीजेपी को हारना चाहिए, वे भी ठीक इसी तरह की बात करने लगे। बीजेपी के समर्थक ताना दे रहे हैं तो विरोधी उलाहना। उम्मीद है आप ताना और उलाहना का फर्क समझते होंगे। तो उलाहना देने वालों का कहना है कि मैं बेकारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे उठाना बंद कर दूं। इस देश की जनता ही ऐसी है, उसे इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जीता है और जो हारा है, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से एक पत्रकार और उसके काम का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि पत्रकार का काम है सवाल करते रहना, तब भी जब जनता उसके इस काम को कोई महत्व ना दे। आज पूरे दिन दोनों पक्षों से इस तरह के मुझे मैसेज आते रहे। एक ने कहा, महंगाई और कोरोना में अपनों की लाश के लिए भाग रहे लोगों की आवाज उठाकर आपने माहौल बनाने की कोशिश की। दूसरे ने कहा, मरने दीजिए जनता को, आप जीवन में कुछ और करना शुरू कर दीजिए। यह सवाल बेहद गंभीर है। दोनों पक्षों की तरफ से आ रहे ताने और उलाहने में एक बात मैंने नोट की कि सब चाहते हैं कि मैं जनता की बात ना करूं, उनसे नफरत करूं। क्या यह गंभीर नहीं है? क्या एक पत्रकार जनता की समस्या और सवालों से नफरत कर सकता है?
उठाना कैसे बंद कर सकता है? रोजगार के मुद्दे पर वादा अखिलेश यादव को भी करना पड़ा और दूसरे दलों को भी। दोनों हार गए, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बीजेपी रोजगार के मुद्दे पर हिसाब नहीं दे रही थी। चुनाव शुरू होने से पहले रोजगार के दावों को लेकर करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए, दावे किए गए। संकल्प पत्र में बीजेपी ने लिखा कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ रोजगार दिए गए या स्वरोजगार दिए गए और अगले 5 साल में हर परिवार में 1 रोजगार या 1 स्वरोजगार देंगे, हर परिवार में। इसका मतलब है कि अगले 5 साल तक रोजगार एक बड़ा सवाल रहेगा। हर परिवार से रोजगार या स्वरोजगार देने का वादा कोई छोटा भी वादा नहीं। इसलिए हमने सोचा है कि आज से ही, अभी से ही बेरोजगारी के सवाल को लेकर बात शुरू कर देते हैं। तो हमने यूपी के ही अलग अलग शहरों से इस मुद्दे पर लेकर नौजवानों से बात की। रवीश ने गोरखपुर के कुछ नौजवानों से पूछा कि क्या बेरोजगारी नाम के मुद्दे का राजनीतिक अंत हो चुका है। जनता में तरह तरह के लोग हैं। हाँ, युवा जब उनके ऊपर भी आएगी तो उनको भी समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आए रेलवे भर्तियों में जो अनियमितता हुई है, अभी उनको दिखाई है। कितना बड़ा आंदोलन, स्वतः आंदोलन हुआ, कोई मीडिया नहीं क्रिएट किया, ना कोई नेता क्रिएट किया, वो स्वतः आंदोलन किए और सरकार को झुकना पड़ा। कल ही रिजल्ट आया, कल ही अब नोटिस देना पड़ा उनको ग्रुप डी और एनटीपीसी का। आखिर ये जनता की वो है, डर है, तब सरकार ने अब एक समयबद्ध तरीके से अब भर्तियों को आगे करने का बोला ही है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। और मीडिया अगर ये नहीं उठाएगी तो सरकार बेलगाम घोड़े की तरह निरंकुश हो जाएगी। अच्छा। और इसीलिए मीडिया को उठाना चाहिए। और ट्रोल तो सर ट्रोल करते ही रहेंगे, आप लोग को इनको अवॉइड कीजिए। और आम जनता ट्रोल नहीं करती है। वही जो वीवीर खाली बैठे हुए, उनको खुद नहीं पता है कि वो इस्तेमाल हो रहा है, खाली बैठे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। अरे कल को आपके ऊपर ही आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये किसके, हम चला रहे हैं बंदूक, लेकिन निशाना ये शायद ट्रोलिंग वाले आ गए हैं। ये कहना चाहते हैं सर कि हम लोग जैसे बीजेपी के सपोर्टर हैं, चाहे जैसे भी है, पूरा आपने बोला कि 80% सपोर्टर हैं, चलिए ठीक है, हम उसको मानते हैं। तो हम आपके चैनल से ही हम माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई युवाओं को रोजगार के जो मुद्दे हैं उसको उठाना चाहिए। हर मीडिया को, जैसे मीडिया अपनी एक प्रायोरिटी सेट करती है, कहीं ना कहीं उस प्रायोरिटी में कमी है। हम जेन्युइन मुद्दे हम ग्राउंड से जनता नहीं उठाती है, वो सिलेक्शंस में कहीं गड़बड़ी है। जैसे मान लीजिए करीना कपूर का बच्चा हुआ, मीडिया क्यों कवरेज के लिए जाती? करीना कपूर तो मुद्दा उठा नहीं रहे, टीआरपी का मतलब है। तो हम ये कहते हैं कि सबको पता है कि कौन से मुद्दे जेन्युइन है, आप उठाते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। हम चाहते हैं कि हर एक मीडिया वाला इस मुद्दे को उठाए, प्रायोरिटी अपना सेट करे। कोई भी बेरोजगार हो, सबसे पहले हमको लगता है कि एज ए स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है वो सबसे पहले एनडीटीवी को ही प्रीफर करता है। जो भी हैं समस्याएं रवीश सर ही उठाते हैं। निश्चित रूप से मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही जनता की आवाज़ होती है। अच्छा। और अगर आप मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी और सरकार उस पर वो जो फैसले लेना चाह रही है वो नहीं ले पाएगी। और निश्चित रूप से इस बात को बीजेपी ने महसूस किया, इसलिए प्रत्येक घर में एक नौकरी की बात की है उन्होंने। आपकी भी जो चैनल है एनडीटीवी, उसको भी देखते हैं हम लोग। और बाकी जो चैनल है वहाँ पे सर दिक्कत तो है कि सर वहाँ मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं युवाओं के, जानबूझ के मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं। और बेरोजगारी का मुद्दा हर उस चैनल को, हर उस पत्रकार को उठाना चाहिए जो इस लोकतंत्र का अपने आप को रक्षक मानता है। छात्रों की इन आवाजों को ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि चुनाव खत्म हुआ है, रोजगार का सवाल खत्म नहीं हुआ। बीजेपी को मौका मिला है तो रोजगार के सवाल पर भी मिला है। रवीश को एक छात्र ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में आकर हर घर में रोजगार देने की बात की, इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहां यह मुद्दा था और इस इलाके में पश्चिम की तुलना में ज्यादा गरीबी थी। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं थी। वहाँ पे कानून व्यवस्था एक मुद्दा था जिसपे योगी सरकार वहाँ पे लीड कर गई। और रही बात, क्योंकि सबसे बड़ा कारण वहाँ क्या था कि वहाँ पे पूर्वांचल के अपेक्षा पश्चिम में संपन्नता ज़्यादा है, बड़े भूमि किसान थे, तो किसान आंदोलन ने थोड़ा सा प्रभाव वहाँ पे छोड़ा, जो बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सीटों का नुकसान हुआ। जो रोजगार का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वांचल बेल्ट में है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इस वजह से जो है, तो आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब उनका कैंपेन चल रहा था तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी भी रोजगार पे बात ही नहीं की। इस बात को आप भी ग्राउंड पे हैं, देख ही रहे हैं। और जैसे पूर्वांचल पे जब शिफ्ट हुआ उनका कैंपेन, तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगली बार जब सरकार में आएंगे तो घर घर एक घर पे एक नौकरी हम जरूर देंगे। तो कारण क्या था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी यहाँ पे। अच्छा।
और उसने सरकार ने इसको भुनाने का प्रयास पूर्वांचल बेल्ट में किया, न कि पश्चिम में किया। नहीं, नौजवानों ने तो उसको मुद्दा उठाया, लेकिन इसमें ये कहना चाहूँगा कि कुछ चुनिंदा मीडिया चैनलों ने इस जेन्युइन मुद्दे को उठाया, जिसमें आप भी थे, लेकिन ये पूरा एक भव्य सपोर्ट नहीं मिल पाया इस जेन्युइन मुद्दे को। और कहीं न कहीं इसको हम लोग विपक्ष का फेलियर भी मान सकते हैं कि वो एक बैग क्या हुआ कि कोरोना काल के बाद जगी और तुरंत सीट को पाने के लिए बस उतावली दिखी। जनता के जेन्युइन और व्यक्तिगत मुद्दों से रिलेटेड उनका कोई नाता नहीं था। जितना लोग बताते थे कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है, तो जमीन पर ये मुद्दा नहीं था कहीं ना कहीं, तभी इतनी बड़ी जीत मिली है। ऐसा नहीं है, रोजगार और महंगाई मुद्दा तो था ही। युवाओं के पास विकल्प कम थे। युवाओं ने 12 और 2012-17 के बीच अखिलेश सरकार को भी देखा था, रोजगार तो मिलते थे लेकिन बहुत ही फेयर चांस उनको नहीं मिलता था। होता था कि सीट बिक गई और वे वगैरह। रोजगार तो हमेशा से मुद्दा रहेगा। बीजेपी सरकार में ये है कि अब जनता ने इनको अगर इस बार जिताया है तो ये ना समझें कि रोजगार और महंगाई मुद्दा नहीं है। इनको एक चांस दिया गया है, 2 साल का चांस है। अगर ये रोजगार और महंगाई के मुद्दे को सॉल्व नहीं करते हैं तो 2024 में जनता इनको हटा देगी। बेरोजगारी एक मुद्दा तो है और हर सरकारों में रहा है। और रही बात भाजपा की, तो सर भाजपा ने रोजगार दिया भी है और कहीं कहीं किसी विभागों में रोजगार नहीं मिला है, जिससे बच्चे जो है असंतुष्ट हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो मौका मिला है भाजपा को 5 साल के लिए, उसमें जो है जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो हल हो, जो अभी तक नहीं हल हो पाया। पिछला साल जो आपका कार्यकाल गया, उसमें चलिए कि ठीक है, सरकार को काम करने के 3 साल का वक्त मिला, जिसकी वजह से बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं हाईलाइट हो पाया? क्योंकि 2 साल जो काम था वो पूरा शुद्ध रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा थी। बीजेपी को वोट देने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 2012 से जो 17 में श्री अखिलेश यादव जी का जो सरकार था, पारदर्शिता के अभाव में जो भर्तियों में गड़बड़ियाँ देखी गई। अब जो उम्मीद थी, इस वजह से अखिलेश की तरफ वोट इसलिए नहीं गया क्योंकि युवाओं ने माना कि अगर फिर आएंगे तो वो सिस्टम चालू होगा। और इनमें है कि थोड़ी पारदर्शिता देखने को मिली। बेरोजगारों में भाजपा के भी उतने ही समर्थक हैं। कुछ का सब्र टूट गया तो कुछ एक और मौका देना चाहते थे। एक छात्र ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए एक और मौका दिया है। लेकिन रोजगार का सवाल नहीं भूले हैं। चुनाव शुरू होने से पहले रेलवे की परीक्षा को लेकर छात्रों ने बिहार और यूपी में बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन से नाराजगी का पता चला तो बीजेपी ने उसे मैनेज भी किया, जवाब भी दिया। आप याद करेंगे कि सुशील मोदी और रेल मंत्री किस तरह उस समय सक्रिय हो गए थे। जनवरी महीने में लौट कर देखिए, दूसरे हफ्ते में रेलवे की परीक्षा का रिजल्ट निकला। उसके बाद उम्मीदवार इस बात को लेकर सवाल करने लगे कि जो रिजल्ट निकला है वो भर्ती की संख्या से 20 गुना ज्यादा नहीं है, जबकि रेलवे बोर्ड ने कहा 20 गुना ही है। छात्रों ने अपनी तरफ से डेटा उपलब्ध कराया, ट्विटर पर ट्रेंड कराया, मीडिया ने कवर नहीं किया। जब छात्र सड़क पर उतरे तब जाकर सबका ध्यान गया और कुछ ही मीडिया ने कवर किया। चूंकि चुनाव था इसलिए सरकार भी सतर्क हो गई। छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए हाई पावर कमेटी बनी। 5 मार्च को रेल मंत्री का ट्वीट है कि कमेटी के सामने 3 लाख सुझाव आए। क्या यह छोटी समस्या का प्रमाण है? 10 मार्च को सुशील मोदी ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया, कहा सभी मांगे मान ली गई हैं। इसके जवाब में रेल मंत्री का एक ट्वीट है, छात्र हित राष्ट्र हित। क्या यह कोई छोटी समस्या थी? क्या इसका कवरेज कर छात्रों की बातों को सामने लाकर हमने कोई गलती की? जो एनटीपीसी के परीक्षार्थियों की मांग थी कि 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, एक छात्र एक रिजल्ट, उसको स्वीकार करते हुए बहुत शीघ्र यानी अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक जो बचे हुए परिणामों घोषित कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार ग्रुप डी की 2 के बजाय में 1 परीक्षा होगी। ग्रुप डी के छात्रों की जो अन्य मांग थी कि जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो पहले के समान बरकरार रखा जाए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी समय अगर प्राप्त किया गया हो तो वह भी स्वीकार किया जाए। तो आपकी इन तमाम मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन के कारण जो लड़कों को भ्रम हो रहा था उसके अंदर भी काफी सुधार किया गया है। तो मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने इस मांग को उठाया। राजनीति अपने रास्ते चलती रहेगी। चुनाव कैसे जीता जाता है इससे जुड़ी अगर 100 जानकारियां हैं तो पत्रकार और जनता को केवल 3 से 4 जानकारियों का पता चलता है।
इलाहाबाद में हमारे सहयोगी नितिन ने छात्रों से इन्हीं सब सवालों को लेकर पूछा कि क्या रोजगार का मुद्दा मर गया है। इसकी बात करने पर लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर आपका डिप्टी सीएम हारते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए हैं। वो अपनी बेस्ट शॉट, कोई भी अपना बेस्ट शॉट देता है सर, जब यहाँ मतलब अगर उसके लेजिस्लेशन की बात आती है तो उन्होंने अपना बेस्ट शॉट देने के लिए वो अपने अपने बेसिक जगह पे गए थे, गृह जनपद पे गए थे और वहाँ पे भी उनको हारना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जी का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पे फंसते हुए दिखे हैं लोग। तो ये दिक्कत, ऐसा नहीं सर बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी थी, हाँ सर ये है कि पिछले, और सर ये भी है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि लोगों को पास पहुंच नहीं पाता है। जैसे सर ऐसा नहीं था, हेल्थ जो इशू था, ये कोविड आया, इन्होंने बेरोजगारी के लिए तो बोल दिया कि कोविड आया, कि मतलब ये कोविड का दौर था, इस वजह से इसमें बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन सर उसी समय ये भी तो हुआ कि सर जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी पूरी तरह से ध्वस्त था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हुआ और लोगों ने भी उस पर नहीं दिया, क्योंकि लोगों को मतलब राशन एक फ्री में मिल गया। वो बता रहे हैं फ्री है, फ्री सर कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं बजट में आप देखेंगे तो बजट में कहीं ना कहीं आएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रेस की आ जाती है, मतलब ये स्वतंत्र है, ये क्वेश्चन करेंगे तभी गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी। और रही बात, ये जनता की आवाज़ उठाते रहना चाहिए, नतमस्तक होने वाली कोई बात इसमें नहीं होती है। और रही बात, अगर जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया है तो उम्मीद है कि ये फिर से वो कामयाब होंगे अपना मतलब भरोसा कायम रखने में, और ज़रूर बच्चों पे ध्यान देंगे, जो वैकेंसियाँ फंसी हुई हैं उस पर ध्यान देंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्मी की वैकेंसी हुई, आर्मी काफ़ी मतलब गांव में तो काफ़ी बच्चे हैं, शहर में तो ये ठीक है कि रेलवे के लिए, एयरफोर्स के लिए, लेकिन गांव में जो है कि आर्मी के लिए काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वो काफ़ी 2 साल 3 साल से, लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। तो इस वजह से भी काफ़ी बेरोजगारी का लेवल भी बढ़ रहा है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अगर वो जॉब नहीं पाते हैं तो वो गलत रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये ना मतलब गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी, ये उम्मीद किया जाएगा कि बच्चे ऐसा मतलब कोई कदम ना उठाएं कि जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़े। मीडिया को अपना काम करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार पे उस पर बोल रही है, मीडिया अपना काम करना चाहिए, और मीडिया हम लोग का आईना दिखा सकती है। ऐसा नहीं है, बेरोजगारी जैसे आ रही है, लोगों पे कितना क्या किया जाए ये केवल मीडिया ही दिखा सकती है। और भी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी पे कहीं, या तो कहीं शिक्षा पे, या तो स्वास्थ्य पे कहाँ क्या हो रहा है, तो ये केवल मीडिया ही दिखा सकती है और कोई नहीं। हम तो केवल वही 2-4 लोग इकट्ठा होकर वही बोल सकते हैं कि बस कुछ भी बातें बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच सकती हैं। लेकिन मीडिया एक ऐसी चीज़ वो है मार्ग जो हम लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाती है। आप कैसे किसी पत्रकार को जनता से नफरत करने की सीख दे सकते हैं? अगर आप किसी की जीत के बाद जनता से नफरत करते हैं तो समस्या आप में है, मुझ में नहीं। इसलिए 10 मार्च को जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत की प्राप्ति हुई तो उसके अगले दिन मैं प्राइम टाइम कर रहा हूं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर अगले दिन अहमदाबाद में अपनी राजनीति को लेकर काम करने चले गए, यह बात दर्शक के बीच रखनी चाहिए। बहुमत का सम्मान और सरकार से सवाल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब इस राशन योजना को ही लीजिए। इसका एक पक्ष है कि सरकार ने यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया कोरोना के समय, यह अच्छी बात है। 1 किलो नून दिया, 1 किलो दाल दी, 1 किलो तेल दिया, सबको दिया। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जिस प्रदेश में विकास के इतने दावे किए जा रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को नंबर 2 पर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। वहां पर 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ गरीब क्यों हैं? तब क्या ऐसी आर्थिक नीतियों पर सवाल नहीं करने चाहिए जिन 15 करोड़ लोगों को आप इस हालत में पहुंचा दें कि वे 1 किलो तेल ना खरीद सकें? तो उनकी हालत और उस हालत के कारणों पर चुनाव के पहले और बाद बात होती रहेगी। सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बीजेपी को वोट किया है, इनकी बात बंद नहीं की जा सकती। आर्थिक उदारीकरण और विकास के तमाम दावों के इसी दौर में यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है कि इससे कम सैलरी वाली नौकरियां क्यों पैदा हो रही हैं। कम सैलरी में ज्यादा काम करने वाली नौकरियां पैदा होंगी तो एक तरह की नई गरीबी आपके सामने आएगी। योगी सरकार ने दावा किया कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, तब फिर 15 करोड़ को मुफ्त अनाज देने की नौबत क्यों आई?
किसी ने भी 3 करोड़ रोजगार के दावे को लेकर सवाल पूछा, उसकी पुष्टि की, उसकी खोज की। हजारों करोड़ का गोदी मीडिया उद्योग दिन रात सरकार का गुणगान करता रहता है। तब भी शिकायत इस बात से है और मुझसे है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बात क्यों कर रहा हूं। मीडिया के स्पेस में इसकी बात करने वाले कितने पत्रकार हैं आप गिनिए। सरकार का गुणगान करने वाले कितने चैनल और कितने पत्रकार हैं, तराजू पर तौल लीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। जनता अब मुद्दा उसको बनाएगी जो टीवी चैनल का एंकर बताएगा। घर में जैसे ही आप टीवी स्क्रीन को ऑन करते हो, चीखता चिल्लाता टीवी स्क्रीन पर एंकर ये तय करता है कि आपके देश के वोटर की दशा और दिशा क्या होगी। जैसे ही आप घर की लॉबी में बैठकर टीवी देखते हैं तो आपका मन होता है कि हम उस पार्टी को देंगे जो हमें रोजगार देगी, अपराध मुक्त माहौल देगी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन व्यवस्था देगी। लेकिन जैसे ही एंकर जितना तेज चलाता है वैसे ही हमारा मन बदलता है और मतदाता बूथ पर जाकर अपने वोट का जो अधिकार है उसको बदलता नजर आता है। टीवी का कोई भी चैनल जब खोलते हैं तो उसके ऊपर भी वही जाति और धर्म का कौन से चैनल को चेंज करें, कहाँ से हम जाके उन जो ठीक तरीके के शिक्षा के, स्वास्थ्य के कोई मुद्दे हैं, महंगाई के कोई मुद्दे हैं, वहाँ कहीं नहीं होते। सिर्फ जाति और धर्म और हिंदू मुस्लिम बोर हो गई है ये भारतवर्ष की जनता। इस मीडिया को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, ठीक तरीके से इन मुद्दों को उठाए। असल में पार्टियां यहाँ अपने हिसाब से मुद्दे बना रही हैं, फिर वो मुद्दे लोगों तक पहुँच रहे हैं, फिर लोग उस पर सोच रहे हैं, फिर उसको रिस्पांस दे रहे हैं। असल में हम अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। हम उनके बनाए मुद्दों पे अपने मुद्दे बना रहे हैं, अपने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो जो मुद्दे हमें सौंप रहे हैं, हमारी लड़ाई उन्हीं पे, हम उन पे लड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमने अपना सोचने की क्षमता को खो दिया ये, क्योंकि उन्होंने पहले इतना नहीं बात होता था नेशनलिज्म पे, इतना हम बात नहीं करते थे कि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना। हम कहीं ना कहीं भारत चाइना की लड़ाई में एक और चाइना बनाते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते बनाते दुनिया उसको नकार रही है चाइना को। कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम चाइना से टक्कर के चक्कर में एक और चाइना क्रिएट कर दें। न्यूज़ का भी बहुत अहम योगदान है, क्योंकि न्यूज़ ही सरकार की आवाज़ को यहाँ तक और यहाँ की आवाज़ को वहाँ तक ले जाती है। तो एक प्रॉपर कॉन्टेक्ट जो खो चुका है, जो मुझे लगता है जो न्यूज़ का शिफ्टिंग है वो गवर्नमेंट की साइड ज़्यादा है और लोगों की साइड कम है। आज बिहार के मगध विश्वविद्यालय के एक छात्र ने पत्र लिखा और उसके बाद कई छात्रों के उसी तरह के पत्र आने लगे कि सभी 2018 से 21 के सत्र के छात्र हैं। 2021 में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 2 वर्ष के ही इम्तिहान हुए हैं। ऐसे सवालों से देश के तमाम राज्य भरे पड़े हैं। हमारे पास संसाधन भी नहीं है कि हम सभी की आवाज को उठा सकें, सब पर रिपोर्ट कर सकें, इसलिए मना भी करना पड़ता है। उन्हें भी मना किया, लेकिन आपको बता रहा हूं, मुमकिन है मगध विश्वविद्यालय के ये छात्र, उनका परिवार बीजेपी का ही वोटर हो, लेकिन क्या यह सवाल अहम नहीं है कि उसका करियर इसलिए बर्बाद कर दिया जाएगा? इसे उठाना गलत कैसे हो सकता है? आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां 2-3 साल तक इम्तिहान ही ना हो, रिजल्ट ही ना आए, कोरोना की दूसरी लहर के कवरेज पर सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन क्या उसका जवाब जनादेश से मिल गया है? अभी तक दुनिया भर के देशों में कितने लोग मरे इस दौरान, इसे लेकर रिसर्च हो रहे हैं। नए नए आंकड़े आते जा रहे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सरकार को कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो यह सब कैसे हो रहा है? किसी के सवाल करने से ही हो रहा है। आज ही लैंसेट का अध्ययन आया है कि 2020 और 2021 में कोविड से मरने वालों की संख्या जितनी रिपोर्ट हुई है उससे 3 गुना अधिक लोगों की मौत हुई है। 191 देशों में सरकारी आंकड़ों से ज्यादा लोग मरे हैं। भारत के बारे में लैंसेट का अध्ययन है कि 8 गुना ज्यादा सरकारी आंकड़ों की तुलना में यहां मौत हुई है, यानी 8 लोग मरे हैं और दर्ज किया गया है 1। भारत का मीडिया जनादेश का बहाना बनाकर ऐसे सवालों की तफ्तीश नहीं करता है, डरपोक हो गया है। जनादेश के बाद जानना बंद नहीं हो सकता। लैंसेट के अध्ययन के अनुसार भारत में कोविड की पहली और दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या 40 लाख से अधिक हो सकती है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से 4,89,000 लोगों की ही मौत हुई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 लाख की आबादी पर 18 से अधिक की मौत हुई, लेकिन लैंसेट का अनुमान है कि 1 लाख की आबादी पर मरने वालों की संख्या 152 से अधिक हुई। सरकार इन आंकड़ों का खंडन करती है, लेकिन एक रिपोर्ट तो आ रही है जिससे हमें दोनों पक्षों को समझने का मौका मिलता है। बिहार में तो सरकारी आंकड़े उसका 26 गुना ज्यादा लोग मरे हैं कोरोना की 2 लहरों में। यूपी में आधिकारिक संख्या से 22 गुना से अधिक मौतें हुई हैं, असम में 19 गुना और छत्तीसगढ़ में 11 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। अगर इस देश में मीडिया होता, कोई स्वतंत्र संस्था होती तो घर घर से मरने वालों की सूची तैयार कर देती, लेकिन ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे। कहां तो कहना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ताने दिए जा रहे हैं कि जनादेश आया है, कोरोना की दूसरी लहर का कवरेज आपने क्यों किया, क्यों लोगों की मदद की। जानने की प्रक्रिया बंद नहीं हो सकती। लैंसेट का यह अध्ययन बता रहा है कि हमारे दौर की सबसे बड़ी आपदा के बारे में कितना कुछ जानना बाकी है। दुनिया में इस वक्त तेल के बढ़ते दामों की भारी तबाही है। पिछले साल जब युद्ध नहीं था तब भारत में सबने तेल के दाम झेले हैं। दबाव इस बार भी है, और क्या होगा, हिमांशु की रिपोर्ट। यूक्रेन का युद्ध भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर करेगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेतावनी है। सोमवार को आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉर्जीवा ने वॉशिंगटन में इस बारे में आगाह किया। जॉर्जीवा के मुताबिक भारत अपनी तेल और ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर ईंधन के दामों को लेकर होगा। भारत ये आयात करता है और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का इस पर बुरा असर होगा। विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे देश में पिछले 4 नवंबर से और दिल्ली में 1 दिसंबर के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 126 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $81 प्रति बैरल से बढ़कर इसी हफ्ते बुधवार को $131 प्रति बैरल के पार चली गई थी। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $111 प्रति बैरल के करीब हो गई, लेकिन यूक्रेन युद्ध संकट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगाह किया है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल की तीसरी तिमाही में बढ़कर $23.6 बिलियन पहुंचने की आशंका है। ये पिछली 13 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 76 तक रहने का अंदेशा है। क्या यूक्रेन संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी से महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत में जल्दी ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक पिछले 126 दिनों में कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 12 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। आज की डेट में जो हमारी प्लानिंग है, जो वर्किंग है, वो सारी इस बात पे अराउंड थी कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेज है वो $75 और $80 के बीच में रहेंगे। अब वो बढ़कर अगर $100 क्रॉस कर जाते हैं, $110 रहते पर बैरल आते हैं, तो नेचुरली सवाल आए कि 2-3 इमीडिएट इम्पैक्ट आते हैं। एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर बहुत है। इंपोर्ट का अगर ये बिल बढ़ता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और ऑयल के प्राइसेस इंडिया में बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो नेचुरल है कि महंगाई आएगी, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% के लगभग टच कर रहा है। अगर 1% महंगाई और बढ़ती है तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पे कितना भारी संकट आएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती अनिश्चितता की वजह से जहां एक तरफ भारत सरकार का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों पर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है यूक्रेन युद्ध के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी होती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 31 जनवरी से आंगनवाड़ी वर्कर हड़ताल पर हैं। 38 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन अब उपराज्यपाल ने हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। लेकिन आज जंतर मंतर पर आंगनवाड़ी वर्कर ने फिर से प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन 25,000 और हेल्पर की सैलरी 20,000 हो।
पक्के कर्मचारी का दर्जा मिले और पेंशन भी। जिन 27 कर्मचारियों को निकाला गया है उनकी बहाली हो। इस आंदोलन के बाद केजरीवाल सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर की सैलरी 9,500 से 12,000 कर दी और हेल्पर की सैलरी 4,000 से 6,000। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा में 12,000 रुपए मिलते हैं जबकि दिल्ली में 12,700। देश भर से उठ रही ऐसी मांगों से एक आवाज आ रही है कि कम सैलरी वाले लोगों का अब घर नहीं चल पा रहा है। काम ज्यादा है, वेतन बहुत कम। इस दबाव से अलग अलग वर्ग परेशान हैं। ऐसी मांगों को सरकारें कब तक अनदेखा करेंगी? आखिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन की बहाली हुई, करनी पड़ी और अन्य राज्यों में मांग उठ रही है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। ये एस्मा का कानून सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर लगाया जाता है, लेकिन सरकार आज आंगनबाड़ी कर्मियों को वॉलंटियर वर्कर्स कहती है, स्वयं सेविकाएं कहती हैं। एक तरफ यह हमें स्वयं सेविकाएं कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे संघर्ष का दमन करने के लिए हमारे ऊपर एस्मा जैसा कानून लगाते हैं। हम आने वाले दिनों में, हम जल्द ही आने वाले सोमवार को सरकार उपराज्यपाल द्वारा इस एस्मा के कानून को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसको कोर्ट में ये बात रखेंगे कि अगर आप हमारे ऊपर एस्मा जैसा कानून लगा रहे हो तो आप हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अगर आप हमारे काम को एकदम आवश्यक सेवाओं में गिन रहे हो तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अगर आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते हो तो एस्मा का कानून तत्काल रद्द करो। तो हम अपनी जवाबदेही को लेकर बेहद स्पष्ट हैं। इसके प्रति हमारी समझ जनादेश के अनुसार नहीं बदलती है। यह निरंतर है और यही हमारा काम है। हम सवाल करते रहेंगे, बेरोजगारी के भी सवाल उठाएंगे और महंगाई के भी। आप ब्रेक ले लीजिए। रोजगार है कहाँ? रोजगार तो बंद कर ही दिए। रोजगार चलेंगे तो इंसान का पूर्ति होगी, नहीं चलेंगे तो। पिछले 5 साल में लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं। फिर वोट क्यों दिया गया सरकार को? अरे वोट तो देना ही पड़ेगा सरकार को। किसको? मतलब ऑप्शन भी तो है, कांग्रेस को दे सकते हैं। नहीं, मोदी ने बहुत काम किया। मोदी ने इतना काम किया, कर नहीं सका था कोई, आज तक नहीं करा। इतने दिन हो गए। वो पहले तो उसका कश्मीर का मुद्दा उन्होंने एकदम झंडा गड़ाया। उसके बाद ये कहना 3 लाख का। लोगों ने मोदी फैक्टर को वोट दिया है, न कि यहाँ के जो लोकल विधायक है इतने कोई खास काम नहीं करता है। वो सिर्फ अपने अपने आदमियों का काम करता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 16 मार्च के दिन शपथ लेगी, लेकिन उससे पहले 13 मार्च को अमृतसर में एक रोड शो होगा जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हिस्सा लेंगे। शरद शर्मा ने पंजाब के कुछ ऐसे उम्मीदवारों से बात की है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मगर उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया। मेरे साथ जो ये शख्स खड़े हैं ये पंजाब के कोई आम आदमी ही लगते हैं। 35 साल के शख्स हैं। इनका नाम है लाभ सिंह उगोके। लेकिन ये दिख रहे हैं केवल साधारण, लेकिन आज पंजाब ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। लाभ सिंह उगोके जो कि इनकी मोबाइल शॉप रिपेयर की दुकान हुआ करती थी। इनके पिताजी ड्राइवर हैं और माताजी सफाई कर्मी। लेकिन इस बंदे ने, इस 35 साल के बंदे ने, लाभ सिंह उगोके ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौड़ में 37,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया है। सबसे पहले आपने मुख्यमंत्री हराया, आपको लगता था वाकई ये हो जाएगा, संभव है? देखिए, हारना तो उनका संभव था। हाँ। लेकिन जो लोगों ने लीड दिया वो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतनी होगी। हाँ। तो जो हारना तो तय था जी उनका यहाँ से, क्योंकि भदौड़ का इतिहास है जी। हाँ। कि ये हमेशा आम लोगों को चुनता है, इनकलाबी सोच के वोटर हैं हमारे। हाँ। जब पहली इलेक्शन हुई थी तब से लेकर आज तक इन्होंने हमेशा अच्छे लोगों को चुनने की कोशिश की है। ठीक है। 10 मार्च ने आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल दी है कि पहले एक आम बंदा था, शायद कोई नहीं जानता था आपको। आप 2013 से आम आदमी पार्टी में जुड़े थे लेकिन शायद कोई जान नहीं रहा था। आप कैंडिडेट बने तब भी उतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन 10 मार्च के बाद में बहुत से फ़ोन आ रहे होंगे, रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले। अच्छा, कल का मतलब कल जो फ़ोन कॉल्स है 1500 तो मिस कॉल्स हैं जिन्हें हम उठा नहीं सके। मतलब इतना प्यार दुनिया भर से जहाँ पंजाबी रहते हैं। हाँ।
और मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस लैंग्वेज को हम जानते नहीं उसमें भी मेरी न्यूज़ चल रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज है भारत की, वहाँ भी मेरी न्यूज़ चल रही है कि ये बंदा चन्नी के खिलाफ लड़ रहा है। पहले तो अपनी पहली प्रतिक्रिया कि आपने जो सबसे हॉट सीट थी उसमें नवजोत सिद्धू को हरा दिया, बिक्रम सिंह मजीठिया को हरा दिया और सबको हैरान करते हुए चुनाव निकाल के ले गई। देखिए ऐसे है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव था। सो ये जीत भी लोगों की जीत है और कहीं ना कहीं आवाम, पंजाब के लोग जो हमारी रिवायती पार्टियां थी उनसे इतने दुखी परेशान थे कि उस सारे चक्कर में वो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट भी भूल गए, जिसके लिए पंजाब हमेशा से जाना जाता था। और मैंने जब लोगों के पास डोर टू डोर करते हुए जाना शुरू किया, फर्स्ट रिएक्शन वाज मैम आप तो अब आए हैं, हमने तो 6 महीने पहले ही मन बना लिया था कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। जब मैं चुनाव के दौरान भी आपसे मिला था तो मैंने आपसे कहा था कि इनका गढ़ है कैप्टन साहब का और कितने सालों से वैसे भी मतलब महाराजा पटियाला वो जाने जाते हैं, लेकिन कितने ही सालों से ये सीट जो है उनके परिवार के पास है, तो आपको क्यों लगता है कि आप जीत सकते हैं? लेकिन तो चुनाव के दौरान जो है आप अब तो जीत लिया आपने, चुनाव के दौरान वाकई में आपको लग रहा था, सच बात थी ये? बिल्कुल जी बिल्कुल, आई वॉज वेरी श्योर फ्रॉम द वेरी ऑनसेट। मेरे को पूरा यकीन था क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि 2 वजह थी। लोगों के मन में इनके खिलाफ बहुत रोष था सर। पटियाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिछले 5 साल में इतना बदनाम हो गया था, लोग थक चुके थे, हार चुके थे और उनके अंदर बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ जो दूसरी वजह थी वो थी केजरीवाल साहब की जो दिल्ली में मॉडल ऑफ गवर्नेंस था उसमें विश्वास। जो लंबी अभी तक जो है सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम से जाना था, अब वो आपके नाम से जाना जाएगा? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। तो अब मुलाकात होगी लंबी छुट्टी के बाद। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्राइम टाइम।